अगर ले जा सको मौसम वतन का साथ ले जाओ, कहाँ परदेस का मौसम कलेजे से लगाता है। श्री भारत भूषण आर्य जी की के इस शेर से आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। इसलिए करते हैं क्योंकि आज एक ऐसे व्यक्तित्व से आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ जो देश और विदेश दोनों में अपने भारत की मिट्टी को न सिर्फ संभाले है बल्कि उसमें जो सुगंध है वो सुगंध भी बरकरार है। नमस्कार, मैं वैभवी आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ किरदार ज़िंदगी के इस खास पेशकश पे। आज 168वें पायदान पर आप सभी का स्वागत है और सबसे अच्छी बात ये है कि आज एक ऐसे व्यक्तित्व से आपको मिलवाने आई हूँ जो बहुत बड़े व्यक्तित्व हैं लेकिन ज़मीन से जुड़े हुए हैं। दोस्तों, आपको हमेशा पता होता है कि जो व्यक्ति ज़मीन से जुड़ा होता है वो हमारे किरदार ज़िंदगी का हिस्सा होता है। और आज ऐसे ही एक ज़मीन से जुड़े व्यक्तित्व से आपको मिलवाने आ रही हूँ और उनका जब परिचय मैं देख रही थी तो मुझे ये लग रहा था कि अ, मैं उनके बारे में आपको क्या बताऊँ और क्या छोड़ूँ। और यही चर्चा जब मेरी उनसे हुई कि आपका इतना बड़ा परिचय है, इतना बड़ा व्यक्तित्व है, मैं आपके बारे में क्या बोलूँ दर्शकों से और क्या ना बोलूँ, तो उन्होंने सिर्फ़ कहा, "कुछ मत बोलो, वैसे ही हम बातें करेंगे।" तो ये है उनका व्यक्तित्व। जितने वो सरल हैं, उतने ही महान कार्य उनके हैं जो अभी धीरे-धीरे आपको पता चलेगा। और आप सभी का पुनः स्वागत करती हूँ। हमारे पटल के उपाध्यक्ष आदरणीय राजीव अग्रवाल जी जुड़ गए हैं। बहुत-बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत करती हूँ। मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर विमलेश कांति वर्मा जी की। संपूर्ण जीवन हिंदी के लिए समर्पित कर दिया आपने और 28 किताबें आपने लिखी हैं अलग-अलग क्षेत्र की के विषयों को उठाया है आपने, शब्दकोश की रचना की है आपने और कितने ही ज़्यादा आपने अनुवाद किया है और भी बहुत कुछ समेटे हुए है आपका व्यक्तित्व। और आदरणीय डॉक्टर पुष्पलता तनेजा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, अभिवादन करती हूँ बहुत-बहुत। और आदरणीय सुरेंद्र कुमार शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत-बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ। आप सब हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें, बेहतरीन एक शानदार शख्सियत से मुलाकात कीजिए। डॉक्टर वर्मा भाषा शिक्षण, अनुवाद, अध्ययन, हिंदी कोश लेखन और प्रवासी भारतीयों में अध्ययन के क्षेत्र में एक अग्रणी विचारक हैं। जहां हिंदी में अनेक लेखक और कवि हैं, वहीं भारत में ऐसे भाषाविद बहुत कम हैं जो हिंदी को जीवंत और एक भाषा के रूप में विकसित बनाए रखने के लिए एक मूल सिद्धांतों को लेकर चलने वाला एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने न सिर्फ भाषा के लिए काम किया बल्कि भारत और भारत की संस्कृति, भारत की भाषा उसको बुलंदी तक पहुंचाने का एक बड़ा नेक कार्य किया है आपने। आप शोधकर्ता भी हैं, आप विद्वान हैं, आप वक्ता हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि 85 वर्ष की इस आयु में भी आप बहुत सक्रिय हैं। आज ही मेरी इनसे बात हो रही थी तो इन्होंने बताया कि किसी कॉलेज में व्याख्यान के लिए गए हुए हैं, तो आप समझिए कि 85 साल की उम्र है और जिजीविषा लाजवाब है। हमें भी कुछ सीखने का अवसर मिलेगा, हम भी इनसे खूब सारी बातें करेंगे और परिचय वाक़ई बहुत बड़ा है। मैं संक्षेप में आपको बताना चाहती हूँ। डॉक्टर वर्मा को राष्ट्रपति भवन में भारत की राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल द्वारा महापंडित राहुल सांस्कृत्यायन सम्मान और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हिंद विदेश प्रसार सम्मान से सम्मानित किया गया है। और एक खास परिचय इनका है कि इन्होंने देवनागरी लिपि के अध्ययन और अध्यापन में सुधार करने के लिए भी पाठ्यक्रम शुरू किया है और भी बहुत बड़ा-बड़ा परिचय है इनका। और 2 देशों में दूतावास के माध्यम से भी इन्होंने एक सेतु का कार्य किया है और मुझे बड़ी खुशी है कि आज किरदार ज़िंदगी में आप किरदार के रूप में आए हैं और आपका जो परिचय है, वो परिचय मुझे लगता है कि
जिस हिंदी के लिए पूरा जीवन आपने दिया और भारत सरकार के प्रतिनिधि मंडल में रहकर आपने हिंदी को हर जगह पहुंचाया और जो 2 देश की जो एक सीमा होती है, उस सीमा में जब आप रहते हैं और जो देश का 2 देशों का जो संबंध होता है, सांस्कृतिक विरासत को आगे लेकर जाना हो, उसमें एक मील के पत्थर की तरह आपने कार्य किया है। मुझे लगता है कि बिना किसी विलंब के, क्योंकि बहुत सारी बातें हमें उन्हीं से करनी है और एक बहुत अच्छी बात मुझे सर के बारे में पता चली कि जब मैंने उनसे पूछा कि संघर्ष के बारे में बात करेंगे, तो उन्होंने बड़ी सहजता से मुझसे ये कहा कि सब कुछ अपने आप होता चला गया, मैंने तो कभी संघर्ष किया ही नहीं। तो माँ सरस्वती की, माँ लक्ष्मी की असीम कृपा आपके ऊपर रही है और जो इतना सब कुछ आपको प्राप्त हुआ और जब आप उनसे मिलेंगे, तो मुझे लगता है जितनी गदगद मैं हूँ, जितना भाग्यवान मेरा ये पटल है, उतने ही भाग्यवान आप अपने आप को महसूस करेंगे कि जब इस उम्र के एक ऐसे जिंदा दिल व्यक्तित्व से आप मिलने जा रहे हैं, जो अपने आप में कहते हैं ना, कोई भी इंसान परिपूर्ण नहीं होता, लेकिन मुझे लगता है कि आदरणीय डॉक्टर साहब परिपूर्ण है। तो चलिए उनसे हम मुलाकात करते हैं, उनसे बहुत सारी बातें करेंगे और कुछ और उनके परिचय से बाहर चीज़ें निकलेंगी और उनके जीवन दर्शन की एक कोशिश जो हम हर हफ्ते करते हैं। तो चलिए उनसे मुलाकात करते हैं। आदरणीय सर, आपका बहुत-बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत करती हूँ। इतना बड़ा परिचय, मेरे हाथ काँप रहे थे कि मैं क्या बोलूँ आपके बारे में और क्या ना बोलूँ, कितना छूट गया और कितना रह गया है, वो तो ख़ैर आपसे बातचीत के दौरान ही पता चलेगा। लेकिन पूरी टीम की ओर से मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, आपने अपना समय दिया, हमसे बात करने के लिए आप आए। आपका बहुत-बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत है। बताइए आप पूछें जो पूछना चाहती भाई बेबी। सर, सबसे पहले तो हम लोग जब भी कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं तो हम चाहते हैं कि अ, परिवार के बारे में बात करें, क्योंकि परिवार से ही हम कार्यक्रम की शुरुआत हर बार करते हैं, तो मैं चाहूँगी कि आप अपने परिवार के बारे में हमारे दर्शकों को बताएँ। जी। मैं एक निम्न मध्यम पर कायस्थ परिवार का व्यक्ति हूँ। मेरे पिता श्री श्याम सुंदर लाल जी अपने समय के अच्छे विद्वान थे। अंग्रेजी, फारसी, उर्दू उनको अधिक अच्छी आती थी, हिंदी का उन्हें ज्ञान कम था। जो कायस्थ परिवार होते हैं उनमें अंग्रेजी का और अरबी फारसी का उस समय बहुत बोलबाला था, को अच्छा ज्ञान था और वे इलाहाबाद में, जिसे आज प्रयागराज कहते हैं, वहाँ पर अकाउंट्स ऑफिस में सुपरिंटेंडेंट का कार्य करते थे। सुपरिंटेंडेंट ऑफिस थे वो, अकाउंट्स में बहुत अच्छे थे वो, इसलिए उनको अकाउंट्स का काम दिया था, गया था। हम 4 भाई और 1 बहन थे। पिताजी हमारे फैज़ाबाद के रहने वाले थे और माँ हमारी लखनऊ के रहने वाली थी। हम 4 भाई थे और चारों बहुत अधिक पढ़े हुए थे। हमारे बड़े भाई जो थे वो डॉक्टर थे, होम्योपैथ डॉक्टर थे, लेकिन उनका बहुत नाम था डॉक्टर के रूप में इलाहाबाद में। दूसरे बड़े भाई जो थे उनका नाम था डॉक्टर मिथिलेश कांति। वो यूँ तो लॉ के व्यक्ति थे और जो भारत के मुख्य न्यायाधीश रंगनाथ मिश्रा थे, उनके वो क्लास फेलो थे और भाई साहब ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में टॉप किया था। उसके बाद उन्होंने प्रैक्टिस न करके रिसर्च करना और हमें हिंदी में करना आवश्यक समझा, क्योंकि उनके जो गुरु थे उनका कहना था कि तुमको हिंदी पढ़ना चाहिए। उस समय हिंदी जुनून की भाषा थी, वो राष्ट्र की भाषा थी, इसलिए अच्छे-अच्छे लोग जो थे वो हिंदी पढ़ते थे उस समय।
फिर वो एक बहुत मशहूर देश का सबसे अच्छा विश्वविद्यालय जो माना जाता है, नेतरहाट विद्यालय, जहाँ के बच्चे 60% तक भारतीय प्रशासनिक सेवा में आते थे, उस स्कूल के वो संस्थापक थे डॉक्टर मिथिलेश कांति। और वो जीवन पर्यंत उसी में रहे क्योंकि वो बहुत अच्छा था। उनको दिल्ली विश्वविद्यालय ने कई बार अध्यापन के लिए निमंत्रित किया, लेकिन उनका मन वहाँ इतना लगा हुआ था कि उन्होंने वहीं रहना अधिक अच्छा समझा। दूसरे बड़े भाई हमारे जो थे वो सेंट पॉल्स में अध्यापक थे और वो भी अध्यापन से जुड़े हुए थे। मेरी बड़ी बहन डॉक्टर स्नेहलता श्रीवास्तव हिंदी की थी और उन्होंने भी इलाहाबाद से हिंदी में एमए किया था और दिल्ली विश्वविद्यालय के इंद्रप्रस्थ कॉलेज महाविद्यालय में वो प्राध्यापिका थी। ये बात 1950 की है, जब वो दिल्ली विश्वविद्यालय में, जबकि विश्वविद्यालय एक बहुत छोटा सा विश्वविद्यालय था। उस समय नगेंद्र जी भी नहीं थे यहाँ पे, और हिंदी विभाग के अध्यक्ष जो थे वो सेंट स्टीफेंस कॉलेज के संस्कृत विभाग के अध्यक्ष लक्ष्मीधर शास्त्री हुआ करते थे, वो थे। सबसे छोटा मैं था और मैंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पद्म भूषण राम कुमार वर्मा के निर्देशन में डॉक्टरेट की थी, डी.फिल की उपाधि प्राप्त की थी। ये बात है 1964 की, और 64 में उपाधि मिलने से पहले ही जब मैंने प्रबंध शोध का जमा किया, तभी दिल्ली विश्वविद्यालय के अध्यक्ष नगेंद्र जी ने फ़ोन करके मुझसे कहा कि आप दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाने आइए। बात ऐसी थी कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में और कलकत्ता विश्वविद्यालय में एक विषय होता था पाठालोचन। उसका अर्थ होता है जो पुराने हस्तलिखित ग्रंथ हैं, जो लाखों और करोड़ों की संख्या में देश में विद्यमान हैं, जिनको अभी तक पढ़ने वाले नहीं हैं, उनका संपादन नहीं हुआ है, तो वो संपादन कार्य इलाहाबाद विश्वविद्यालय में और कलकत्ता में पढ़ाया जाता था। मेरा एमए और विशेष अध्ययन का विषय था और दिल्ली विश्वविद्यालय में डॉक्टर नगेंद्र उस विषय को शुरू करना चाहते थे, तो उनके पास कोई और विकल्प नहीं था, या तो कोई व्यक्ति इलाहाबाद से आए या कलकत्ते से आए। तो उन्होंने इसके लिए मुझे निमंत्रित किया और उनके आदेश से मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में 22 साल की अवस्था में पढ़ाने आ गया। यहाँ जब मैं पढ़ा रहा था तो दिल्ली विश्वविद्यालय में मुझे 2-3 घंटे पढ़ाना होता था, और मेरी आदत थी 10-12 घंटे पढ़ने की, क्योंकि मैं रिसर्च कर रहा था वहाँ पे। उसी के 1 वर्ष बाद दिल्ली विश्वविद्यालय में भाषा विज्ञान विभाग खुला। तो मैं क्लास से लौट रहा था, मैं देखा कि बोर्ड लगा हुआ है, विभाग खुला हुआ है, तो मैं वहाँ चला गया विभाग में। और वहाँ के जो अध्यक्ष थे प्रबोध बेचरदास पंडित, उनके पिताजी भी बेचरदास जी बहुत नामी विद्वान थे, और ये प्रबोध पंडित जो थे डेक्कन कॉलेज पूना से दिल्ली विश्वविद्यालय में कुलपति देशमुख के कहने से आए थे यहाँ पे। उनसे मैंने कहा कि मैं भाषा विज्ञान पढ़ना चाहता हूँ। उन्होंने कहा आप क्या करते हैं? तो मैंने कहा कि मैं हिंदी विभाग में हिंदी पढ़ाता हूँ। उन्होंने तुरंत बिना कुछ सोचे समझे कहा कि ये विषय बहुत कठिन है, ये हिंदी वालों के बस का नहीं है। मुझे बहुत अजीब सा लगा कि कुछ सर आपने फिलॉसफी से भी पीएचडी किया है? नहीं, मैंने पीएचडी की वो भारतेन युगीन हिंदी काव्य में लोकतत्व था, जो एंथ्रोपोलॉजी का और सोशियोलॉजी का विषय था। लेकिन मुझे हिंदी विभाग से डिग्री मिली क्योंकि भारतेंदु युग उसमें जुड़ा हुआ था, और राम कुमार वर्मा का बहुत नाम था उस समय, पद्म भूषण राम कुमार वर्मा का। जी जी जी। देश में मैंने काम किया था, तो उनके नाम का प्रभाव था, समझिए कि मुझे दिल्ली आने का निमंत्रण मिला। इतनी छोटी सी उम्र में बहुत कुछ हासिल किया आपने, छोटी जब छोटी
डॉक्टर जी। पंडित के पास, तो उन्होंने सीधे कहा ये हिंदी वालों के बस का नहीं है, ये कठिन विषय है। तो मुझे एक क्षण के लिए लगा कि ये ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो मैं चुप रहा, क्योंकि वो तो अध्यक्ष थे और मैं तो एक विद्यार्थी के लिए उनके पास गया था। तो उन्होंने मुझसे पूछा, तुमने कहाँ पढ़ाई की है? तो मैंने कहा इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। तुमको किसने पढ़ाया? तो मैंने नाम लिया संस्कृत में महामहोपाध्याय क्षेत्रीय चंद्र चट्टोपाध्याय का, जो मुझे वेद पढ़ाते थे। महामहोपाध्याय उमेश मिश्र का, जो मुझे दर्शन पढ़ाते थे। बाबूराम सक्सेना का, जो मुझे भाषा विज्ञान पढ़ाते थे। तो फौरन उन्होंने कहा, तब तुम पढ़ सकते हो। गुरुओं का जो नाम होता है वो इतना बड़ा होता है कि शिष्य उसी के सहारे आगे बढ़ता चला जाता है। फिर क्या हुआ, मुझे आज भी वो स्थिति याद आती है। उस समय आधे अध्यापक अमेरिका के थे, प्रोफेसर जो पढ़ाते थे मुझे वो, और हिंदी वाला व्यक्ति मैं अकेला था उसमें, बाकी सारे अंग्रेजी के थे, एक उर्दू के थे। धीरे धीरे डॉक्टर पंडित ने 3 महीने के अंदर आधे विद्यार्थियों से कह दिया कि तुम्हारे बस का नहीं है, आप छोड़ दें। हम 8 विद्यार्थी रह गए क्लास में। 8 विद्यार्थी में 3 को उन्होंने पास किया, जिसमें एक मैं था और एक एंथ्रोपोलॉजी के थे वो थे, एक उर्दू के थे वो थे, अंग्रेजी का एक भी नहीं था। सबको मैं धीरे धीरे अलग कर दिया और मुझसे कहा तुम मेरे निर्देशन में काम करोगे, रिसर्च करोगे। मुझे डर तो लगता ही था कि जो ये कह सकते हैं उनका क्या होगा, लेकिन उनकी मुझ पर बड़ी कृपा हुई। मैं रहता था आईपी कॉलेज में और वो रहते थे लखनऊ रोड पे। रोज मुझे शाम को अपने घर बुलाते थे और यूनिवर्सिटी के सामने एक रिज रोड है, वहाँ मुझको टहलाते थे रोज। वो तो बहुत लंबे थे, मैं बहुत छोटा था, मैं समझ लो उनके पीछे दौड़ता ही रहता था। अंत में पढ़ाते पढ़ाते फिर मुझे घर ले आते थे, वो उनकी पत्नी साथ रहते थे, मुझे कॉफी पिलाते थे, कहते थे अब घर जाओ। धीरे धीरे उन्होंने मुझसे कहा कि तुम हिंदी विभाग छोड़ दो, लिंग्विस्टिक्स डिपार्टमेंट में आ जाओ। मैंने कहा मैं कभी नहीं आऊँगा, क्योंकि मुझे ना लिंग्विस्टिक्स आती है ना मुझे अंग्रेजी आती है, मुझे हिंदी आती है, तो हिंदी पर मेरा अधिकार है, तो मैं हिंदी तो नहीं छोड़ूंगा। सर उन्होंने जी आप सर मैं ये जानना चाह रही थी, जैसे कि गुरु का बहुत बड़ा रोल होता है आपके किसी भी शिष्य बहुत के बड़ा है, जीवन में। ठीक कह रहे और हैं। जैसे गुरु कहते हैं, जैसे गुरु है वैसे ही चेला होता है, मतलब गुरु की परछाई। और ये आपकी भी जिम्मेदारी होती है कि आप अपने गुरु का नाम ना खराब करें। कोई भी शिष्य हो, शिष्या हो, वो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि आप ऐसे आचरण में रहें जिससे कि आपके गुरु को कभी शर्मिंदा ना होना पड़े, कभी बुरा ना लगे। वैसे ही बहुत सारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मैं जरा उनका नाम ले लूं, नहीं तो वो नाराज हो जाएंगे कि वैभवी ने एक बार भी मेरा नाम नहीं लिया। इसके अलावा सर आप बुल्गारिया और भारत के बीच जो सांस्कृतिक सरोकार रही है उसमें भी आपने बहुत बड़ा योगदान दिया है। शब्दकोश की रचना आपने की और देवनागरी के को सही तरीके से पाठ्यक्रम में आए और इजी वे में बच्चे समझें, उस तरह से भी आपने बहुत कार्य किया। इतने सारे पुरस्कारों से पुरस्कृत हैं आप। और हिंदी के लिए वाकई जब भाषा की बात अगर हम करें तो जो अगर हम किसी दूसरे देश की बात कर रहे हैं जहां पर हिंदी नहीं समझता कोई, या चूंकि जर्मन जर्मन भाषा में भी आपकी पकड़ है जहां तक मुझे जानकारी है, और इतनी सारी उपलब्धियां, एक छोटा सा कद का बालक, अगर मैं कहूँ, गुस्ताखी माफ हो, एक ये छोटे कद सही है। का बालक और इतनी सारी जिम्मेदारी, तो ऐसा नहीं लगता कि एक व्यक्तित्व हमारे भारत में भी रहे हैं। अगर मैं गलत नहीं कह रही, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी,
उनको भी बहुत छोटे कद के थे, बहुत बड़ा काम किया। आप भी एक छोटे कद के व्यक्ति और इतना बड़ा काम, इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी, डिप्लोमेट का भी काम आपने किया। 2 देशों के बीच तालमेल बिठाना बहुत बड़ी बात होती है। सांस्कृतिक धरोहर को सहेज कर रखना बहुत बड़ी बात होती है। हमारे साथ कुछ दर्शक जुड़े हैं और देखिए आपके लिए संदेश भी आया है। सुरेंद्र कुमार शर्मा जी लिखते हैं कि आप शानदार शख्सियत हैं, तो देखिए बड़ी अच्छी बात उन्होंने लिख दी। और रितंबरा सिंह जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, बहुत-बहुत अभिवादन करती हूँ। और डॉक्टर तनेजा, मैं विशेष आभारी हूँ कि आपने इतने बेहतरीन किरदार से मिलवाया। और साथ ही संजय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूरब पूरब सिंह, अंशु माली जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारे साथ राजीव अग्रवाल जी जुड़े हुए हैं। बहुत-बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत करती हूँ। आप सब इसी प्रकार हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें और एक ही अनुरोध है कि इस कार्यक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बात पहुँचे कि अगर हम मेहनत करते हैं, अगर हम लगन से काम करते हैं, तो दुनिया वाक़ई मुट्ठी में है। तो सर अभी आप चर्चा कर रहे थे अपनी आदरणीय कॉफ़ी। भारत भूषण जी जुड़े हैं कि नहीं? भारत भूषण जी फ़ेसबुक पर नहीं है, लेकिन जब जैसे ही इस वीडियो को मैं अपने यूट्यूब चैनल पर डालूँगी, वो सबसे पहले वो ही देखेंगे। तो ज़रूर, फ़ेसबुक ज़रूर। लाइव हो रहा है, तो वो नहीं देख पा रहे हैं अभी। और मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, श्री भारत भूषण आर्य जी के मित्र हैं हमारे वर्मा सर, तो ये भी बड़ी उपलब्धि है, बड़ा अच्छा लगा सुनकर। तो सर, जैसे कि आपने बताया कि आपको कॉफ़ी पिला देते थे सर और आप फिर घर वापस आ जाते थे कि तुम जाओ, और ये रोज़ का सिलसिला था। अ अ, तो सर जब किसी गुरु का सानिध्य आपको प्राप्त होता है, वो कौन-सी ऊर्जा आपको प्रदान करता है जिसकी वजह से आपको लगता है कि नहीं, मुझे और कुछ अच्छा बेहतर करना है जीवन में? वो जो अच्छा गुरु होता है ना, वो अपने शिष्य की प्रशंसा उसके सामने कभी नहीं करता, आलोचना ही करता रहता है। और वो उनका संबंध मुझसे बहुत लंबा रहा और जहाँ-जहाँ मैं विदेश में गया, वो ट्रैक रखते थे कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। और अपने साथी भाषा वैज्ञानिकों से कहते थे कि मेरा शिष्य विमलेश यहाँ आया हुआ है, उसको भाषा विज्ञान सिखाओ। जब मैं टोरंटो विश्वविद्यालय पहुँचा, जी, तो टोरंटो विश्वविद्यालय में प्रोफ़ेसर एच.ए. ग्लीसन थे, जो अंग्रेज़ी विभाग के अध्यक्ष थे और उनकी जी, किताबें मैं यहाँ पढ़ा करता था दिल्ली विश्वविद्यालय में भाषा विज्ञान में। जी। उनको उन्होंने फ़ोन करके कहा कि विमलेश वहाँ हिंदी पढ़ाने आए हैं, उनको आप भाषा विज्ञान सिखाइए। अच्छा, तो वो सब तो बहुत बड़े-बड़े थे, मुझे डर लगता था, सब जायंट्स थे लिंग्विस्टिक्स के और मैं बहुत छोटा-सा छात्र था। लेकिन उन सब ने मुझे बहुत स्नेह दिया। फिर उन्होंने वहाँ पे ओंटारियो इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में प्रोफ़ेसर स्टर्न थे। उनसे कहा कि विमलेश जी आए हुए हैं, उनको भाषा विज्ञान सिखाइए, भाषा शिक्षण कैसे होता है। तो जो गुरु यहाँ एक थे, प्रबोध बेचर दास पंडित जी, वहाँ कई गुरु हो गए और सब भाषा विज्ञान के। तो मैं तो सोच के गया था कि वहाँ आनंद मनाऊंगा विदेश में, अच्छा मौका है। और वो सब मेरी क्लास लेने लगे और कहने लगे यहाँ पढ़ो, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ। तो मुझे लगा कि और पंडित जी उनसे पूछते थे आता है कि नहीं आता वो पढ़ने। फिर वहाँ से मैं गया सोफिया, भारत सरकार ने मुझे बल्गारिया भेज दिया। तो वहाँ प्रोफेसर लुजानोव थे, बहुत उनका नाम था। किसी से वो संपर्क तक नहीं करते थे, लेकिन पंडित जी ने कहा हमारे हाई कमिश्नर से कि मेरा शिष्य वहाँ पे आया हुआ है और लुजानोव के अंडर में उसको ट्रेनिंग करनी चाहिए, आप उसको अनुमति दिलाइए। फिर मैं वहाँ रहा, लेकिन अंत में हुआ क्या, जहाँ-जहाँ मैं जाता था, उन सबका स्नेह मुझ पर बराबर बनता जाता था। तो यहाँ तो एक पंडित, एक गुरु थे, वहाँ बहुत से गुरु हो गए। जिस देश में जाऊँ वहीं 2-4 उनके शिष्य और मित्र, वो सब मेरे गुरु बन गए। तो ज़िंदगी भर मैं सीखता ही सीखता रहा। ये संयोग होता है। और उधर राम कुमार वर्मा थे, उनका बहुत नाम था। वो कहते थे क्या पढ़ रहे हो, क्या लिख रहे हो? और जब वो दिल्ली आते थे तो मुझसे मिलते थे।
कहाँ वो कहाँ मैं, लेकिन मुझसे मिलने के लिए वो आते थे, क्योंकि मैं आईपी कॉलेज में रहता था और मेरी बहन और मेरे भाई सभी उनके शिष्य थे। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जितने गुरु थे, क्योंकि हम तीनों लोगों ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हिंदी की शिक्षा ग्रहण की, वो हम लोगों की एक शिष्य परंपरा बन गई थी। और उन सबका सहयोग, सबका आशीर्वाद, सबका स्नेह मुझे बराबर मिलता रहा, जिससे कि पढ़ाई में मेरा मन लगा रहा। मैं सोचता हूँ उन्हीं का आशीर्वाद है। और पूछें, आप बताएं। जी सर, बहुत सारी पुस्तकें आपकी रही हैं और आप कविता भी बहुत बढ़िया करते हैं, ऐसा मैंने सुना है और मैं चाहूँगी कि हमारे दर्शक भी सुने। सुनो, आपने ये बात गलत सुनी है। मैंने कविता कभी नहीं लिखी। मैं कविता पढ़ता हूँ, कविता पढ़ाता हूँ, लेकिन लिखता नहीं। इसलिए क्योंकि कविता लिखना बहुत कठिन काम है। मुझे कभी कोई बिल्कुल कविता तो लिखी होगी आपने? कोई कविता नहीं लिखी। मैं कोशिश करता हूँ, लिख ही नहीं पाता। उसके लिए वैभवी जैसा या भारत जैसा व्यक्ति चाहिए जो लिख पाता। मैं तो अध्यापक रहा हूँ। मैं तो पढ़ता और पढ़ाता सिर्फ हूँ। लिखता जो हूँ वो भी विद्यार्थियों के लिए लिखता हूँ। और सारा जो काम मैंने किया सारा अनुसंधान परक है। चाहे वो कोश का काम हो, चाहे डायस्पोरा का हो, चाहे भक्ति साहित्य का हो, सारे काम जो है वो जी, शोध के। जी। सर 2 बार आपको बुल्गारिया सरकार के द्वारा सम्मानित किया गया। ये भी हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को बताएँ कि अ, राष्ट्रीय सम्मान से आपको सम्मानित किया गया सांस्कृतिक संबंध को मज़बूत बनाने के लिए। सर किसी दूसरे देश में इस तरह का सम्मान प्राप्त करना, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है और साथ में बहुत सुखद भी। तो मैं चाहूँगी कि हमारे दर्शकों को आप ज़रूर बताएँ कि किस तरह के आपके कार्यकाल रहे और आपने क्या कुछ किया और इतना बड़ा सम्मान आपको बहुत ही मिला उसके लिए बहुत-बहुत बहुत शुभकामनाएँ सर। रोचक प्रसंग है। अ, टोरंटो विश्वविद्यालय में अध्यापन के लिए जाने से पहले भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ने विदेश में हिंदी अध्यापन के लिए कुछ पीठों की स्थापना की। तो सबसे पहले जो अ, हिंदी पीठ बने, उसके लिए भारत सरकार ने मेरा चयन किया। ये बात है 1971 की। उस समय आईसीसीआर के जो चेयरमैन थे वो पंडित हृदयनाथ कुंजरू थे। हृदयनाथ कुंजरू जो थे वो बहुत नामी पार्लियामेंटेरियन थे। नेहरू जी के चाचा जी थे। नेहरू जी उन्हीं से घबराते थे। और इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स के वो चेयरमैन थे और आईसीसीआर के भी चेयरमैन थे। तो मैंने उसमें अप्लाई किया था। तो अप्लाई करने के बाद जब इंटरव्यू के लिए मुझे बुलाया गया, तो अध्यक्ष तो वही थे, हृदयनाथ कुंजरू जी। उसमें बहुत से लोग आए थे, बड़े बड़े लोग आए थे। तो मेरा इंटरव्यू जो था सबसे बाद में था, क्योंकि मेरा नाम वी से शुरू होता है, विमलेश। तो तब तक इंटरव्यू लेने वाला थक जाता है। मैंने सोचा कि ये टालने के लिए मुझसे सवाल पूछ रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप जाना चाहते हैं विदेश। उसमें एक देश बल्गारिया है, एक मेक्सिको है, एक रोमानिया है। तो मैंने कहा जाना चाहता हूँ, इसीलिए आया हूँ यहाँ पे। तो उन्होंने कहा कि आपको पता है कि बल्गारिया है कहाँ? तो एक बड़ा सा मानचित्र टंगा हुआ था दीवार पर। तो उन्होंने कहा आप बता सकते हैं कि बल्गारिया कहाँ पे है? उस समय बल्गारिया कोई जानता ही नहीं था। और उनके हाथ में एक लंबा सा पॉइंटर था, मुझे दे दिया। तो मैं तो चूंकि पढ़ के गया था, मैंने बता दिया कि बल्गारिया यहाँ पे है। उसके बाद उन्होंने पूछा कि आप कहाँ से पढ़ के आए हैं? तो मैंने कहा मैं इलाहाबाद से पढ़ के आया हूँ, ऐसे लिखा हुआ है इसमें। फिर मुझसे एक बड़ा रोचक सवाल पूछा कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का लोगो क्या है? तो मैंने कहा कि लोगो जो है जितनी शाखाएं उतने पेड़। उन्होंने उसमें कहा कि उन्होंने किसका चित्र बना हुआ है? हमने कहा बरगद
के वृक्ष का। तो उन्होंने कहा जो लोगो आप बता रहे हैं वो तो लोगो है नहीं उसका, लोगो तो लैटिन में है, हिंदी में तो है नहीं। तो मैंने कहा लैटिन का अर्थ ये है, लेकिन मुझे लैटिन नहीं आती। तो उन्होंने बताया कि कोट्रामी टॉटरबोरस। तो हमने कहा उसी का अर्थ है जितनी शाखाएं उतने पेड़। फिर उन्होंने ये पूछा कि आप इलाहाबाद के पढ़े हुए हैं? मैंने कहा हाँ। और आप वहाँ रह लेंगे? वहाँ पे बहुत ठंडक होती है वहाँ। तो मैंने कहा कोशिश करूँगा। इतना ही पूछा और कहा कि ठीक है बस। मुझे लगा था कि इन्होंने तो मुझे ऐसे ही टाल दिया, इतने लोगों से और इतने सवाल पूछ रहे थे, मुझसे कुछ नहीं पूछा। जी, रिजेक्ट कर दिया, आपको ऐसा लग रहा था? मुझे ऐसा लगा कि ये थक गए पूछते-पूछते, तो अब इनको वो समय काटना है। और मैंने देखा कि 1 हफ्ते बाद मेरे पास अपॉइंटमेंट लेटर आ गया वहाँ का। जब अपॉइंटमेंट लेटर आया वहाँ का, तो मैंने घर में कहा, पहले तो विश्वविद्यालय में कहा, तो उन्होंने कहा ठीक है, आपको छुट्टी के लिए प्रावधान है, आपके 5 वर्ष हो गए, आप जा सकते हैं। जब पिताजी से कहा तो उन्होंने कहा कोई जाने का मतलब नहीं। सर आपकी उम्र कितनी थी उस समय जब आप जा रहे थे? मैं मैं 42 और 71, 30 साल की उम्र थी, है ना? तो मैं जा सकता था, शादी भी बिल्कुल होती जा थी। सकते थे सर, आप वहाँ की सर्दी भी आप झेल पाते क्योंकि उस समय आप बहुत युवा थे। तो उसमें क्या हुआ, क्योंकि ये पहली नियुक्ति थी, तो जी, ज़रूरी था कि एक आदमी वहाँ से अध्यापक के लिए यहाँ पे आए और एक जी। वहाँ जाए। अच्छा, इसमें काफ़ी समय लग गया। उसी बीच टोरंटो यूनिवर्सिटी में प्रोफ़ेसर ए.के. वार्डर थे और प्रोफ़ेसर रुक्मणी राजामणि थी, संस्कृत की स्कॉलर थी। वो मुझे जानती थी, तो उन्होंने उनसे कहा कि विमलेश कांति जो हैं, वो यहाँ आ जाएँगे तो अच्छा रहेगा। तो इधर इनका आ गया अपॉइंटमेंट ऑर्डर, उधर से आ गया, लंदन, वहाँ से, कनाडा से, विद इमिग्रेशन। तो मैं जाने वाला था सोफिया, लेकिन सोफिया का तय नहीं हो पा रहा था, क्योंकि वहाँ से आने वाला जो व्यक्ति था उसका तय नहीं हो पा रहा था। इस बीच में चला गया वहाँ कनाडा। फिर 1 साल के बाद जब तक यहाँ तय हो गया, तो कुंजरू जी ने मुझे कहा कि अब आप वहाँ जाइए। तो वहाँ गया, वहाँ कोई अंग्रेजी नहीं जानता था। टोरंटो में मुझसे सब ने कहा कि आप कहाँ जाएंगे वहाँ, इतनी अच्छी जगह है, विकसित देश है, इतनी आपकी सैलरी है, आपको अच्छा लग रहा है, आप मना कर दीजिए। मैंने कहा मैं मना नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे तो दुनिया घूमनी है, मैं जाऊँगा। तो सर और बाबूजी ने जब सर जब बाबूजी ने मना कर दिया था कि नहीं जाना, तो फिर बाबूजी को कैसे मनाया आपने? नहीं, बाबूजी ने मना किया था, मैं भूल गया। बाबूजी ने मना किया था जब मैं 68 में जा रहा था यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास पढ़ाने, डॉक्टर पंडित के आवेदन पे। तो जब पंडित जी ने कहा कि वहाँ जाना है, तो पिताजी ने कहा जब तक विवाह नहीं होगा नहीं जा सकते। तब विवाह नहीं हुआ था, तो वहाँ का रह गया। पंडित जी नाराज ही मुझसे बहुत हुए कि विवाह ज़रूरी है कि पढ़ना ज़रूरी है। लेकिन पिताजी जो थे वो मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी थे, और मैं नहीं गया। लेकिन फिर टोरंटो गया, टोरंटो से मैं सोफिया गया। सोफिया में कोई अंग्रेजी नहीं बोलता था उस समय, कोई हिंदी नहीं जानता था। जब मैं पहुंचा तो मुझसे वाइस चांसलर ने कहा कि आपको रशियन आती है? मैं कहा नहीं आती। कहा आपको जर्मन आती है? मैं कहा वो भी नहीं आती। कहा फ्रेंच आती है? वो भी नहीं आती। बल्गारियन तो आती ही नहीं थी, तो वहाँ कैसे करेंगे आप? तो मैंने कहा कि आपको संस्कृत आती है? मैं कहा नहीं आती। हमने कहा आपको उर्दू आती है? उन्होंने कहा नहीं आती। हिंदी आती है? नहीं आती। तो मैंने कहा फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं है,
उनको मेरी भाषा नहीं आती, मुझे उनकी भाषा नहीं आती, कोई कठिनाई। और आज मैं तुम्हें क्या बताऊं कि सर वो दिल से दिल की भाषा आती होगी, उसी से काम चलाया होगा शुरू में। और वो जो विश्वविद्यालय है जहाँ मैंने 7 विद्यार्थियों से, जो मेरे मुझसे बहुत बड़े थे, पिताजी की उम्र के थे, वो विद्यार्थी बन गए थे वहाँ पे। और आज वो विश्वविद्यालय पूर्वी यूरोप का सबसे बड़ा हिंदी का शिक्षण केंद्र है, जहाँ पीएचडी तक रिसर्च होती है, मेरी किताबें पढ़ाई जाती हैं। और आज तक 50 वर्षों के बाद भी बल्गारिया का जो हिंदी विभाग है, उससे मेरा बहुत निकट का संबंध बना हुआ है। जो भी बल्गारिया से आता है उससे मेरी भेंट होती है। मैं बल्गारिया सरकार के साथ मैंने बहुत दिन काम किया, बहुत बार वहाँ गया, और जो उन्होंने मेरे काम का मूल्यांकन कर देश का सबसे बड़ा पुरस्कार है, जी। उससे मुझे सम्मानित किया। सर वहाँ की कुछ खास यादें अगर आप हमारे दर्शकों से साझा करें, क्योंकि कुछ प्रश्न भी बल्गारिया जो हमारे है पास आए हैं। जी सर जी, एक प्रश्न आपको देना चाहती हूँ। संजय जी आपसे जानना चाहते हैं, कुछ अपने आनंदमय समय को साझा करें। साथ ही डॉक्टर तनेजा ने कहा है कि आप अपनी पत्नी और बच्चों के बारे में ज़रूर कुछ बताएं। इस बीच हमारे भी साथ पूनम शर्मा जी जुड़ गई हैं और डॉक्टर विनीता साहनी जी जुड़ गई हैं। बहुत-बहुत अभिवादन करती हूँ, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। और सर ज़रूर आप ये बात बताएँ हमें। और देखिए रीतांभरा सिंह जी हैं एक, उन्होंने लिखा है कि वो दीवानों की तरह हमारा कार्यक्रम पसंद करती हैं और सुनने के लिए बड़ी आतुर रहती हैं, तो मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। ऐसे कुछ दीवाने हमारे झोली में भगवान डाल दें तो शायद हमारा कार्यक्रम इसी तरह निर्बाध चलता रहे। बहुत-बहुत अ, धन्यवाद आपका रीतांभरा जी। और सर कुछ प्यारी यादें साझा कीजिए हमसे। पुष्पलता तनेजा जी बहुत बड़ी अफसर रही हैं। वो निदेशालय की निदेशक रही हैं, तकनीक शब्दावली आयोग की वो अध्यक्ष रही हैं। तो उनके सामने कुछ कहते समय मुझे बहुत संकोच लगता है, लेकिन जो कि आपने पूछा है तो बताना तो है ही है। मेरी पत्नी जो है, पत्नी जो थी, वो इलाहाबाद का एक बहुत प्रसिद्ध परिवार है, दरबारी परिवार। किसी से भी आप पूछेंगे दरबारी, तो अब शहर में सब लोग जानते हैं। उस परिवार की बेटी थी, और उनके चाचा जी, ताऊ जी, जो वहाँ के सबसे बड़े डॉक्टर थे, डॉक्टर राय बहादुर दरबारी, उनकी थी कि उन लेकिन वो बहुत बड़ा परिवार था, हमारा बहुत सामान्य परिवार था, तो पिताजी को हमेशा संकोच होता था। लेकिन वो हमारे फैमिली डॉक्टर थे। तो अंत में हुआ ये, सब भाइयों की शादी हो गई, बचा मैं। तो ये हुआ कि उस परिवार में शादी होगी, और वो बहुत शिक्षित परिवार था। वो साइकोलॉजी में एमए थी, क्लिनिकल साइकोलॉजी में। और जब हमारा विवाह हुआ तो आईपी कॉलेज में उनको सब ने कहा कि लेक्चरशिप के लिए, मतलब यूनिवर्सिटी ने भी कहा, कॉलेज की प्रिंसिपल ने भी कहा, अध्यक्ष ने भी कहा, लेकिन वो तैयार नहीं हुई। उनको लगता था कि मैं विदेश चला जाऊंगा और वो उस नौकरी के चक्कर में यहाँ फंस जाएंगी। तो उन्होंने कहा मैं नौकरी नहीं करूंगी। लेकिन विधि का विधान, जब सब बच्चे सेटल हो गए तो उनको दिल्ली विश्वविद्यालय ने फिर से ऑफर दिया, और वो ऑफर दिया उनके काम को देख करके जो उन्होंने बल्गारिया के बारे में किया। बल्गारिया की बहुत सी क्लासिक रचनाओं का मूल भाषा से अनुवाद करने वाली वो पहली महिला थी। तो इसलिए उसके आधार पर दिल्ली विश्वविद्यालय ने उनको बल्गारियन पढ़ाने के लिए अध्यापन करने का निमंत्रण दिया।
और लगभग 20-22 वर्ष उन्होंने बल्गारियन भाषा दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाई। मेरा जो बड़ा बेटा है उसने बल्गारिया से MBBS किया, MS किया, और वहाँ पर वो हार्ट सर्जन था बल्गारिया में। उसने काफ़ी दिन हार्ट सर्जरी की और बहुत अच्छा सर्जन माना जाता था। उसके बाद जब उसका विवाह एक विदेशी जर्मन महिला से, जो बहुत अच्छे परिवार की थी और उसके पिता आर्किटेक्चर के प्रोफेसर थे, उससे हुई। वो UNHCR में काम करती थी, यूनाइटेड नेशंस में, और वो अभी नेपाल में UNHCR की रिप्रेजेंटेटिव थी, जिसका पद जो है एम्बेसडर के बराबर होता है। बेटे का ही फोन था। अच्छा, तो वो हार्ट सर्जन है। कहते हैं कि जब आप किसी को याद कर रहे हो उस समय उनका आगमन हो या फ़ोन आ जाए तो ये उम्र लंबी होती है। आपके सामने है। तो जी। हार्ट सर्जन था और WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का वो बहुत साल सीनियर हेल्थ एडवाइजर रहा। अभी उसने 2 महीने पहले अमेरिका की नीति को देखते हुए WHO को छोड़ दिया और कतर फाउंडेशन में अब वो सीनियर हेल्थ एडवाइजर है कतर फाउंडेशन में। और उसकी जो पत्नी है वो UNHCR में बहुत सीनियर पद पे है, और ये दोनों जिनेवा में रहते हैं। इनका घर जिनेवा में है। इनकी जो बड़ी बेटी है वो उसने LLB किया, LLM किया यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से। अब लंदन में रह करके वो आगे अध्ययन कर रही है लॉ का। छोटी बेटी जो है उसने मीडिया में यूनिवर्सिटी ऑफ कैंट से किया। अब वो यूनिवर्सिटी ऑफ डबलिन आयरलैंड में मास मीडिया में कर रही है। जो मेरी बेटी है वो अंग्रेजी में MA है दिल्ली यूनिवर्सिटी से। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से उसने जर्नलिज्म किया। फिर जी न्यूज़ में, आज तक में, स्टार न्यूज़ में वो सीनियर प्राइम टाइम प्रोड्यूसर थी, बहुत अच्छी जर्नलिस्ट थी। और उसके हस्बैंड जो है वो फाइनेंस के आदमी हैं। उन्होंने रुड़की यूनिवर्सिटी से BTech किया, फिर IIM अहमदाबाद से MBA किया, और वो सिंगापुर में एक फाइनेंशियल कंपनी है उसके एडवाइज़र हैं। उसके एक बेटा है, एक बेटी है। बेटा जो है वो इंपीरियल कॉलेज लंदन में बायोमेडिकल टेक्नोलॉजी में पढ़ रहा है, ग्रेजुएशन कर रहा है। और बेटी जो है अभी छोटी है, 9th में है। 2-3 साल वो पढ़ेगी, उसके बाद वो भी चली जाएगी। और जो बेटी हमारी है ये पहले तो टीवी में जर्नलिज्म में थी, लेकिन जब वहाँ पे है तो वहाँ काम नहीं कर सकती, तो अब लिखती है। उसकी बहुत सी किताबें हैं और बहुत अच्छी राइटर मानी जाती है। अभी उसकी किताब इंडियन गॉड्स एंड गॉडेसेस के नाम से अभी 1 हफ्ते पहले वेस्टलैंड ने छापी हुई है, प्रकाशित हुई है, और वो देश में और विदेश में बहुत चर्चित पुस्तक हो गई है कुछ ही दिनों में, क्योंकि वो नई ढंग की पुस्तक है, छपी बहुत सुंदर है। तो अभी आई हुई है मुझे लेने के लिए, क्योंकि मुझे तो यहाँ बहुत अच्छा लगता है दिल्ली में। जहाँ मैं रहता हूँ सारे मेरे पड़ोसी यूनिवर्सिटी के, तो मुझे अच्छा लगता है। लेकिन सब लोगों का कहना है कि थोड़ा इन लोगों को भी समय देना चाहिए, इसलिए मैं उनके पास जा रहा हूँ। सर तो वहाँ बड़ा भी लंबा जी। सर बड़ा लंबा अरसा आपने अध्यापन में दिया है और अभी भी आप कार्यरत हैं, कुछ ना कुछ गतिविधियां आपकी अभी भी चल रही है, जबकि इस उम्र में लोग कहते हैं कि आराम करना चाहिए, लेकिन अभी भी आप बहुत सक्रिय हैं। तो सर बड़ी छोटी सी उम्र में आपने कहा 22 साल में आपकी जॉब लग गई थी और आप प्रोफेसर हो गए थे। तो अ, आज की जो युवा पीढ़ी है उसके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे, या जो स्टूडेंट हैं जो वाकई दिल से पढ़ना चाहते हैं,
तो उसके लिए क्या संदेश है? उन तमाम बच्चों के लिए क्या संदेश है आपकी ओर से? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, क्योंकि मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में लगभग 50 वर्ष पढ़ाया है। और मैं अब ये मुझे धीरे-धीरे आज ही मैं विश्वविद्यालय गया था। बहुत मेरे जो शिष्य हैं वो देश-विदेश में सब प्रोफ़ेसर हैं हिंदी के। सब मेरा सम्मान करते हैं। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि धीरे-धीरे शिक्षा का स्तर निरंतर घटता जा रहा है। अब लोग शॉर्टकट से आगे बढ़ना चाहते हैं। एकेडमिक्स में, शिक्षा में, अनुसंधान में कोई शॉर्टकट नहीं होता। कठिन श्रम, ईमानदारी और लगन, इसके बिना आदमी आगे नहीं बढ़ सकता। कोई शॉर्टकट नहीं होता। लेकिन आजकल लोग चाहते हैं बहुत सहज में उनको चीज़ों की प्राप्ति हो जाए। मैं देख रहा हूँ, मुझे कहना नहीं चाहिए कि आजकल जो शोध के विषय दिए जा रहे हैं, उन विषयों का आज शोध में विशेष महत्व नहीं है। और जो विद्यार्थी भी आ जा रहे हैं, आज से 20 साल पहले भी जब मैं अपने छात्रों से प्रश्न पूछता था कि हिंदी क्यों पढ़ रहे हो? हिंदी में आजकल जो है 80% जो है महिलाएं होती हैं, 20% लड़के रह गए। मैं पूछता था कि तुम हिंदी क्यों पढ़ रहे हो? तो लड़कियां मुझसे कहती थी फिर मैं और क्या करूं? हिंदी आज उनकी मजबूरी बन गई। हमारे समय में मजबूरी नहीं थी, वो स्वाभिमान का विषय थी। हिंदी पढ़ने जो बेस्ट टैलेंट्स थे वो आते थे। आज भी टैलेंट्स की कोई कमी नहीं है, लेकिन वो वातावरण नहीं है, न वैसे पढ़ाने वाले न वैसे पढ़ने वाले। तो सर, ऐसी स्थिति। इसका जो आप अपनी बात ज़रूर रखें, लेकिन एक प्रश्न और मेरे मन में आ गया है और मैं चाहूँगी आप उत्तर ज़रूर दें। इसी जवाब के साथ आप जवाब दें। सर, ये जो पतन हो रहा है, जो आप कह रहे हैं कि स्तर धीरे-धीरे घट रहा है, तो इसके पीछे कारण क्या है? और उसका समाधान क्या है? उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि सब चाहते हैं उनको डिग्री मिल जाए। डिग्री महत्वपूर्ण नहीं होती। ये जो उच्च स्तर का जो अध्ययन है, शोध है, वो सबके लिए ज़रूरी नहीं है। जिनकी उसमें लगन हो, जो श्रम कर सकें, उनको उसमें जाना चाहिए अध्यापक बनने के लिए। अब आप देखें वैभवी कि जहाँ तक वेतन का प्रश्न है, पहले तो अध्यापन में वेतन बहुत कम होता था। आज अध्यापन का जो वेतन है बहुत ज़्यादा हो गया है। लेकिन और जो स्थान है वहाँ भी वेतन कम नहीं है। अच्छे जो छात्र हैं वो अब कला के क्षेत्र में नहीं जाते, वो तकनीकी क्षेत्र में जाते हैं और बहुत से अलग अलग काम हैं, रिसर्च के उसमें जाना चाहते हैं, उसमें जाना चाहिए। जो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो साहित्य का विषय है वो एक ऐसा विषय है जिसका संबंध धन से या आय से नहीं होता। कविता लिखने का, कविता सब लोग नहीं लिख सकते, और सबको आप कविता लिखना सिखाएंगे तो कविता अच्छी होगी नहीं। वो एक टैलेंट है। अगर मैं कविता लिखूंगा तो मैं नहीं लिख सकूंगा, उसके लिए अलग ढंग की ट्रेनिंग ज़रूरत है। जो मैं काम करता हूँ उसके लिए अलग ढंग की ट्रेनिंग ज़रूरत है। तो आज का विद्यार्थी जो है वो पढ़ना नहीं चाहता और आगे बढ़ना चाहता है। बिना पढ़े आगे कैसे बढ़ेगा? पढ़ने के लिए श्रम करना पड़ता है। श्रम आप करना नहीं चाहते, क्लास में नहीं जाते, क्लासेस नहीं होती, तो कुछ उसमें विद्यार्थियों का दोष है, कुछ हमारे जैसे अध्यापकों का भी दोष है, वो क्लास नहीं लेते। तो क्योंकि सर जी, सर, एक बात और है कि जो बच्चे वाक़ई पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि आपने इतनी पढ़ाई की और आपने दूसरों को पढ़ाया भी।
आप कह रहे थे कि बुल्गारिया में आप उम्र से ज़्यादा बड़े-बड़े पापा की उम्र के स्टूडेंट आपके रहे हैं, तो एक तालमेल बिठाने वाली भी बात होती है कि इतने बड़े उम्र के लोगों के साथ एक छोटा बच्चा किस तरह से अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा है, किस तरह से तालमेल बिठा रहा है। साथ ही सर उन तमाम छात्रों के लिए भी एक संदेश आप ज़रूर दें जो वाक़ई शोध करना चाहते हैं और शोध का विषय अगर चुनने में उन्हें कठिनाई हो रही हो या किस विषय पर उन्हें शोध करना चाहिए, मैं चाहूँगी कि हमारे कार्यक्रम के माध्यम से आप इस पर भी थोड़ा-सा प्रकाश डालें। जी, आप अपनी बात बहुत पूरी करिए। बहुत अच्छा प्रश्न है वैभव तुम्हारा। देखो ऐसा है कि जब हम मान लो हम हिंदी की बात करें, है ना? हिंदी में एमए में सबसे अधिक छात्रों की संख्या होती है, सबसे अधिक। हिंदी के 2 पक्ष हैं, एक पक्ष है भाषा का और एक पक्ष है साहित्य का। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जब मैं पढ़ता था तो दोनों विभाग में एक संतुलन था, एक भाषा का अध्ययन और दूसरे साहित्य का अध्ययन। साहित्य का अध्ययन तभी महत्वपूर्ण हो सकता है जब भाषा पर अच्छी परख हो, भाषा का अच्छा ज्ञान हो। अगर भाषा का ही अच्छा ज्ञान नहीं होगा तो साहित्य क्या लिखेंगे आप? साहित्य समझ में भी नहीं आएगा और साहित्य लिख भी नहीं सकेंगे। लेकिन धीरे धीरे जो कि भाषा का जो पक्ष है कठिन है, उसकी उपेक्षा होने लगी। आज दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग में भाषा विज्ञान पढ़ाने वाला कोई आदमी नहीं है, सोच सकते हो? सब लोग साहित्य पढ़ा रहे हैं। अरे जब भाषा की नींव गहरी नहीं होगी तो साहित्य का भवन तो बनेगा ही नहीं। हमारे समय में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में दोनों में संतुलन था। भाषा के प्रश्न पत्र होते थे, कई प्रश्न पत्र होते थे और विद्यार्थी उनका चयन करते थे। कुछ प्रश्न पत्र साहित्य के होते थे। ऐसा दिल्ली विश्वविद्यालय में भी था जब मैं यहाँ आया था 1965 में। आज भाषा विज्ञान पढ़ाने वाला विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में कोई आदमी नहीं। कोई दलित विमर्श पढ़ा रहा है, कोई स्त्री विमर्श पढ़ा रहा है, कोई आधुनिक काल गद्य पढ़ा रहा है, कोई कुछ पढ़ा रहा है, लेकिन वो सबकी जो नींव है वो तो भाषा है ना। जब भाषा का अध्ययन गहराई से नहीं होगा तो जिस छात्र को भाषा की समझ नहीं है वो साहित्य का शोध अच्छी तरह से नहीं कर सकता। साहित्य का एक बड़ा पक्ष भाषा है, उसके बहुत से आयाम हैं। अब जैसे मेरा जो काम है कोश है, कोश का काम बिना भाषा के कैसे होगा? अनुवाद का काम जो है बिना भाषा के कैसे होगा? कृत्रिम मेधा है, कंप्यूटर का जो प्रयोग है बिना भाषा के कैसे होगा? भाषा शिक्षण विदेशियों को है, वो कैसे होगा? अगर आप विदेश में जाकर के हिंदी भाषा का शिक्षण करना चाहते हैं तो प्रेमचंद के गोदान के ऊपर विशेषज्ञता प्राप्त करने से तो नहीं होगा ना। आपको भाषा आनी चाहिए, भाषा आती नहीं है, आप भाषा पढ़ाने जा रहे हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, विद्यार्थी जो है वो तो भाषा सीखने के लिए आए हैं। वो भाषा सीखने के लिए हर घंटे का $25 पे करते हैं। उसकी जो फीस है 1 घंटे की, मेरे समय में 25 थी, अब 50 हो गई है, 60 हो गई है। तो जो $60 1 घंटे का देगा, अगर वो भाषा नहीं सीख सकेगा तो क्लास छोड़ देगा वो। तो अब क्या हो रहा है, हम हिंदी पढ़ाने के लिए विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रम शुरू कर रहे हैं। विद्यार्थी आते हैं और देखते हैं कि हम तो यहाँ कुछ सीख नहीं रहे हैं, वो छोड़ देते हैं, हिंदी विभाग ही बंद हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है हिंदी के सामने कि जो लोग विदेश में पढ़ाने हिंदी के लिए जाएं, उनकी भाषा में अच्छी गति हो। उनको गोदान नहीं पढ़ना, उनको मैला आंचल नहीं पढ़ना, उनको पढ़ना है हिंदी बोलने के लिए, अपनी गर्लफ्रेंड से बात करने के लिए। भारत में आए तो यहाँ भारत में दर्शनीय स्थानों को देखने के लिए उनको जो भाषा की आवश्यकता हो वो पूरी हो सके। अगर वो नहीं होती तो हिंदी का अध्ययन वो क्यों करेंगे? होता ये कि यहाँ से जाते हैं, कोई जो है वो फणीश्वर नाथ रेणु का विशेषज्ञ है, कोई प्रेमचंद का विशेषज्ञ है, कोई वृंदावन लाल वर्मा का विशेषज्ञ है,
कोई सुमित्रानंदन पंत का विशेषज्ञ है, तो इसकी तो उन्हें जरूरत नहीं है कि नहीं? इसी तरह आप देखेंगी कि आज से 50 साल पहले जो बड़े बड़े कोश बने, जो ग्रंथों का, हस्तलिखित ग्रंथों का संपादन हुआ, जो भाषा शिक्षण की पद्धतियां विकसित हुई, आज वो सब खत्म हो गया। तो हिंदी जो है वो बढ़ेगी तभी जब भाषा का और साहित्य का जो अलग अलग अनुशासन है, अलग अलग डिसिप्लिन है, जब उनमें संतुलन होगा। अब हम साहित्य तो पढ़ाएं और हम ये ना बताएं कि तुलसीदास की भाषा की विशेषता क्या है। तुलसी को लोग आज क्यों पढ़ते हैं 500 साल के बाद में? इसलिए नहीं कि उसमें राम की कथा है, इसलिए कि उनका भाषा जो ज्ञान है वो अब बहुत विशिष्ट है। भाषा की उनकी सामर्थ्य बहुत बड़ी है। सूरदास के 1,00,000 पद में उनकी जो शब्दावली है वो विश्व की हिंदी की सबसे बड़ी शब्दावली है। हम शब्दों का अर्थ नहीं जानते, हम कविता क्या पढ़ेंगे? अर्थ जाने कैसे? क्योंकि कोई कोश नहीं है। 50 साल में स्वतंत्रता के बाद कोई अच्छा कोश नहीं बना। जितने कोश बने उससे पहले बने, चाहे श्याम सुंदर दास ने हिंदी शब्द सागर बनाया, चाहे रामचंद्र वर्मा ने मानक हिंदी कोश बनाया, हरदेव बहारी ने अंग्रेजी हिंदी शब्द कोश बनाया। उसके बाद आज आप देखें पिछले 40 वर्षों में कोई महत्वपूर्ण शोध कोई कोश ग्रंथ नहीं निकला। क्यों? कोई काम नहीं करता, कठिन काम है। जो कठिन काम है उससे लोग बचना चाहते हैं, भागते हैं। बिल्कुल सही बात है सर। जी आप अपनी बात रखिए, बोलिए। जो कठिन है वही महत्वपूर्ण है। मार्ग दो, एक श्रेय मार्ग होता है, एक प्रेय मार्ग होता है। जो प्रिय मार्ग होता है वो प्रिय होता है, आसान होता है। जो श्रेय मार्ग होता है वो कठिन है, दुर्गम है, लेकिन लाभ उसी से होगा। जो बच्चा है वो सरलता की ओर जाना चाहता है। अध्यापक कहता है कि जो कठिन है वो भी सरल हो जाएगा अगर तुम ठीक से पढ़ोगे। बिल्कुल सही कहा सर आपने। आपकी बात सुन के मुझे ऐसा लग रहा है कि पिछले 3.5-4 वर्षों से लगातार हम कार्यक्रम चला रहे हैं, तो ये कोई सरल मार्ग नहीं हमने चुना है और बिल्कुल हम सही रास्ते पर हैं और ईश्वर हमें अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुँचाएँगे, ऐसा हमारा मानना है, विश्वास भी है। और सर बहुत अलग-अलग देशों में आपका प्रतिनिधित्व रहा है हिंदी सम्मेलनों में, जितने विश्व हिंदी सम्मेलन हुए हैं, जो भारत सरकार की तरफ से आप वहाँ गए, काठमांडू हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे दक्षिण अफ्रीका हो, और जी ताशकंद में भी आप जा चुके हैं, उज़्बेकिस्तान में भी आप जा चुके हैं। तो वहाँ का जो अनुभव रहा आपका, मैं चाहूँगी कि थोड़ा हमारे दर्शकों से आप अपना अनुभव साझा करें। अलग-अलग देशों में जाकर कौन-सी ऐसी विरासत थी उनकी जिसको आपने अपने दिल में सहेजा है या अपनी छाप वहाँ छोड़ कर आए? जी। मैं आपको बताऊं, मैं मॉस्को गया, क्षेत्रीय हिंदी सम्मेलन था। जो मेरी किताबें हैं जो बल्गारियन भाषा में लिखी गई हैं वो सारे स्लावोनिक वर्ड के लोग उनको जानते हैं, उनकी भाषा शिक्षण की बात है। जो भाषा शिक्षण का सम्मेलन था या हिंदी सम्मेलन था मॉस्को में, तो जो गोष्ठी थी जिसमें मुझे प्रतिभागिता करनी थी, कोर्स की गोष्ठी थी, वो हिंदी शिक्षण की थी। आप विश्वास नहीं मानेंगी वह भी कि रूस के जितने बड़े बड़े विद्वान थे जिनका नाम मैंने सुना था, सब वहां उपस्थित थे गोष्ठी में। सब सवाल पूछ रहे थे। दिल्ली में कोई गोष्ठी होती है तो मैं उसमें देखता हूं कि भीड़ तो बहुत है, उसमें विद्वान बहुत कम है। विद्वान जाते नहीं या बुलाए नहीं जाते मैं नहीं जानता, लेकिन वहां जो सम्मेलन था विश्व हिंदी सम्मेलन, उसमें जो मेरी गोष्ठी थी, मेरा जो सत्र था भाषा शिक्षण का, उसमें रूस के जितने विद्वानों का नाम मैंने सुना था
बड़े-बड़े 80 साल के, 90 साल के सारे वहाँ उपस्थित थे। सब सवाल पूछते थे। यहाँ तो कोई सवाल ही नहीं पूछता। आपने मुझसे सवाल तो पूछा कम से कम, और जो होते हैं वहाँ कोई सवाल ही नहीं पूछता। जी, डॉक्टर तनेजा कहती हैं कि आपने शब्दकोश बनाने का कठिन कार्य किया है। ये बहुत ही लाभान्वित करता होगा लोगों को और जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं। और देखिए सर, छात्र पहले भी रहे हैं, छात्र अभी भी हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो पढ़ने के लिए ही पैदा होते हैं, जिन्हें पढ़ना होता है और सिर्फ़ पढ़ना होता है। अ, तो इस तरह की मैं वैभवी छात्रों में बिल्कुल दोष नहीं समझता। ये जी, दोष हमारे अध्यापकों में है, जो छात्रों को पढ़ने के लिए प्रेरित नहीं कर पाते। अध्यापक 3 तरह के होते हैं। जी, एक अध्यापक वो होता है जो क्लास में पुस्तक लेके जाता है और शब्द दर शब्द उनको पढ़ाता है। दूसरा अध्यापक वो होता है जो शब्दों के अर्थ बताता है और उसके साथ जो अंतर्निहित भाव है वो भी समझाता है। वो मध्यम कोटि का अध्यापक है। और तीसरी कोटि का अध्यापक जो उत्तम कोटि का है, वो विद्यार्थियों को पुस्तक के अतिरिक्त बहुत कुछ बताता है, जो पुस्तक में नहीं लिखा, और वो जो चीज़ें बताता है वही विद्यार्थियों को आगे ले जाती है। सर विद्यार्थियों बट में पढ़ने के प्रति जिज्ञासा जगाना होनी जो है चाहिए। जी, जी, वो ये सबसे प्राध्यापक का कार्य है, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। आप सर अध्यापक जी, अगर विद्यार्थियों में पढ़ने के लिए अनुराग उत्पन्न नहीं कर सकता तो वो जी, अच्छा अध्यापक नहीं है। बिल्कुल मेरे सही कहा आपने। जितने जी, अध्यापक रहे हैं, जिन्होंने मुझे पढ़ाया, उनका मैं इसलिए आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे वो बातें बताई जो जो किताबों में किताब में पढ़ने नहीं थी। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सर। सर यही बड़ी से बात है। सर एक अध्यापक बात बना। और, क्योंकि अब हमारे पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है, तो एक बात और मैं जानना चाहती हूँ, चूँकि आप इतने विद्वान हैं और आज की जो युवा पीढ़ी है वो सोशल मीडिया और रील्स वग़ैरह के चक्कर में पड़ के और मुझे लगता है समय अपना नष्ट करती है। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? युवा पीढ़ी समय नष्ट करती है ऐसा नहीं है, उसको सही मार्गदर्शन की आवश्यकता है। आज भी बहुत बहुत से विद्यार्थी ऐसे हैं, देश में और विदेश में, मैं सबसे सबसे जुड़ा हुआ हूँ। मैं देख रहा हूँ कि वो ये जो नई जो विधियां हैं उनका वो लाभ उठा लेते हैं, उनके शिकार नहीं होते, उनका वो उपयोग करना जानते हैं। यही तो ट्रेनिंग है जो अध्यापक को देनी चाहिए कि तुम्हारे सामने बहुत सी चीज़ें हैं, इनमें से उन चीज़ों को तुम चुन लो जो तुम्हारे उसमें सहायक हो। एक आदमी जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करता है नकल करने के लिए, धोखा देने के लिए। प्लेगरिज्म आपको उसमें पूरा मिलेगा, आप चेक कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी परेशान है प्लेगरिज्म के लिए, और एक विद्यार्थी जो मेधावी है उसका उपयोगी ढंग से ज्ञान प्राप्त कर अपने अनुसंधान में उसका उपयोग कर लेता है। तो जितनी चीज़ें हैं ये हमारे लिए एक सहायक भी हैं और हमारे लिए बाधक भी हैं। ये गुरु का दायित्व है कि उनको बताए कि इनका हम कैसे बिल उपयोग समझाए। बिल तो उसका समय जो नष्ट हो रहा है इधर-उधर की चीज़ों को देखने में, उसका वो अपने ढंग से उपयोग करके नया रास्ता बना लेगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही सर आपने। इंटेलिजेंस जो है वो बाधक नहीं, वो साधक भी हो सकता जी, बिल्कुल सही कहा। है। ये अध्यापक बताएगा। जी, ये बहुत अच्छी बात आपने कही। विश्वविद्यालय ये सर ये तो ऐसे आपकी आपकी इतनी उपलब्धियाँ, आपकी इतनी किताबें, आपका इतना आना-जाना और इतने देशों का सफ़र, लेकिन इन सब चीज़ों के बीच में हमने आपके बचपन के बारे में कोई चर्चा नहीं की। तो मैं चाहूँगी कि आप अपने बचपन के बारे में ज़रूर बताएँ कि ये छोटा-सा नटखट सा छोटी कद का बच्चा कितना शैतान था बचपन में या बिल्कुल शांत? मैं मैं बहुत शांत था और बहुत सामान्य ज्ञान वाला व्यक्ति था। लेकिन हमारे परिवार का जो परिवेश था वो ऐसा था कि मुझे हर व्यक्ति पढ़ाता रहता था, समझाता रहता था। सब भाई मुझसे बड़े-बड़े थे, बहन मुझसे बड़ी थी।
तो सब मुझको, और जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो एक ही विभाग में हमारे भाई भी पढ़े और बहन भी पढ़ी, दोनों टॉपर थे। तो मुझको लोग मेरे नाम से नहीं पुकारते थे, कहते थे मिथिलेश का भाई है ये। तो जब मिथिलेश का भाई है तो मिथिलेश जो थे वो तो टॉपर थे, वो साइंस के और लॉ में टॉप करके आए थे। मैं तो सामान्य व्यक्ति था, लेकिन उनकी देखा देखी मुझे लगता था पढ़ो, ये तो क्या होगा। तो वो भी मुझे पढ़ाते थे, गुरुजी मुझे पढ़ाते थे। और जो आसपास का वातावरण, जैसे यहाँ मैं रहता हूँ वैशाली में, यहाँ सब प्रोफेसर हैं, सभी मुझे कुछ ना कुछ पढ़ाते रहते हैं। सब जो जिस विषय का है वो मुझसे पूछता है और मुझको बता देता है, मेरी हेल्प करता है। तो मुझे संकोच नहीं होता। तो सीखने की इच्छा हो, हमको ये ना लगे कि हम बहुत बड़े हैं, हमको सब कुछ आता है, तो आदमी सीखता जाता है। हर दिन हर क्षण आदमी सीखता है। तो सीखने की जो लालसा है, इसी को भारतीय ज्ञान परंपरा में जिज्ञासा कहा जाता है। बिल्कुल, और सीखने की कोई आपके उम्र अंदर नहीं होती। जिज्ञासा है तो आपको कोई बताएगा, आप पूछोगे नहीं तो वैभवी क्यों बताएगी आपको? जब वैभवी से पूछोगे तो बताएगी वो। बिल्कुल भाई सही सर, बिल्कुल सही। बिल्कुल पूछना सही जो सर, है, देखिए ये बहुत बहुत बड़ा ज़रूरी गुण है। है। जी, आपको याद हो एक कथा जो है जी, कठोपनिषद की, नचिकेता की है। तो जी, नचिकेता की क्या कथा है, क्यों पढ़ाई जाती है हम लोगों को? क्योंकि उसका जो मूल वो जो भाव है कि जिज्ञासा भाव, वो जानना बिल्कुल, वो चाहता है कि सीखना। आगे बढ़ के कहाँ जाता जी, है ना? बिल्कुल। तो जिज्ञासा जिसमें है वो विद्यार्थी सर्वश्रेष्ठ है, और जो उस जिज्ञासा को शांत कर दे वो अध्यापक सबसे श्रेष्ठ है। बहुत अच्छा आपका रहा। और जी, बताओ कुछ। समय हमारा बहुत तेजी से भाग रहा है, लेकिन बातें तो बहुत करनी थी आपसे और हम करेंगे भी, क्योंकि समय को धता हम बताते रहते हैं। और मनोज कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत करती हूँ। आप सबसे एक ही गुजारिश करती हूँ कि इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। और जो भी व्यक्ति हमारे इस पटल पर नए हैं, जो पहली बार हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं, वो हमारे फेसबुक पेज को जरूर लाइक करें, फॉलो करें, और हमारा यूट्यूब चैनल है उसे जरूर सब्सक्राइब करें, हिंदी साहित्य संस्थान दिल्ली। अ, सर, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए, और जो भटक रहे हैं उनके लिए, जो संदेश आपने दिया, और जिस शोध की बात मैं कर रही थी, वो शोध किस तरीके से लोग करें, क्योंकि कई बार विषय सही नहीं चुन पाते, जिसकी वजह से आपका जो भविष्य है वो अंधकार में हो जाता है। आप जहाँ पहुंचना चाहते हैं, आप कोशिश बहुत करते हैं, लेकिन पहुंच नहीं पाते। तो बहुत वो भी सही कहा। आपने आप जी जब जी, शोध का विषय चुना जाता है जी, तो विद्यार्थी को मन से सोचना चाहिए कि जो विषय वो चुन रहा है, इसकी भविष्य में कोई उपयोगिता है कि नहीं है। आज विद्यार्थियों को ऐसे ऐसे विषय मिल जाते हैं जिनका भविष्य में कोई उपयोग नहीं है। तो ये विद्यार्थियों में ये समझ होनी चाहिए, क्योंकि शोध का मतलब है आपने एमए कर लिया, एमए करने के बाद भी आप में ये ज्ञान नहीं हुआ कि क्या चीज़ महत्व की है और क्या नहीं है, तो आपका एमए करना महत्वहीन है। एमए करने के बाद आपको इस समझ में आना चाहिए कौन से ऐसे विषय हैं जो अछूते हैं और हिंदी के लिए महत्वपूर्ण है। आप कुछ काम करेंगे तो बाद में उसमें आपकी चर्चा होगी, और अध्यापक कोई कहता है इस विषय को तो उससे कहना चाहिए कि इस विषय की आगे क्या उपयोगिता है, ये छूट होनी चाहिए। लेकिन वो छूट जो है, विद्यार्थी आंख मूंद करके जो गुरु जी ने कहा वो कर लेता है, क्योंकि उसको लगता है कि ये आसान है। जो मैंने आपसे कहा कि जो आसान है वो अच्छा हो ये जरूरी नहीं है, जो अच्छा है वो हमेशा कठिन है, जो आसान है अच्छी वो बात। कम महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही कहा सर आपने। और आप ये जी, मार्ग सरल है, लेकिन जो श्रेष्ठ है वो श्रेय मार्ग है। उसकी अपेक्षा है कठिन श्रम, ईमानदारी, निष्ठा। तो जिसको इससे डर नहीं लगता, आगे बढ़ वही सकता है। और जो चाहता है कि शॉर्टकट, वो एकेडमिक्स में उसको डिग्री मिल जाए, एमए की मिल जाए, पीएचडी की मिल जाए, लेकिन वो आगे काम नहीं कर सकता।
बिल्कुल सही कहा आपने। सर चलते-चलते थोड़ी-सी बातचीत और हम करेंगे। सर इतने लंबे अरसे का जो आपका अनुभव रहा है, चाहे वो अध्यापन के क्षेत्र में हो, शिक्षण के क्षेत्र में हो या सरकार के प्रतिनिधित्व के दौरान हो, अ, पूरी यात्रा आपकी कैसी रही? जीवन की जो एक यात्रा है अलग-अलग क्षेत्र में, मेरी कैसा यात्रा जो क्या अनुभव है आपका? बहुत सही सवाल है। मुझे लगता है कि मेरी जो जीवन यात्रा रही, क्योंकि मेरा एक लक्ष्य था कि शोध करना है। मुझे किसी अन्य जो लोभ थे उनसे मैं दूर रहा। मुझे बहुत से पदों का आकर्षण दिया गया। मैं बहुत से पदों पर रहा भी, और जहाँ मैंने देखा कि ये मेरे कार्य में बाधा होती है, मैंने उसको तुरंत छोड़ दिया। बहुत से मेरे मित्रों ने मुझसे शिकायत भी की कि इतने बड़े-बड़े पद तुम छोड़ देते हो। तो मैंने कहा मैं पद के लिए नहीं बना, मैं काम के लिए बना। मुझे काम करना है। और उस काम में जो भी चीज़ जहाँ-जहाँ बाधा आएगी मेरे लिए महत्व ही नहीं, मैं नहीं करता। बहुत पद थे, मैं बहुत प्रतिष्ठा थी, बहुत नाम था, लेकिन नाम तो काम से होता है ना। अगर आप काम करेंगे, कुछ ऐसी चीज़ आप लिखेंगे जो उपयोगी हो, तो उसको लोग पढ़ेंगे। और मैं तो अध्यापक हूँ, जो कुछ भी मैं लिखता हूँ, जो कुछ मैं पढ़ता हूँ, मेरे विद्यार्थी मेरे ध्यान में रहते हैं कि जो कुछ भी मैंने अभी तक किया, कोर्स बनाया तो विद्यार्थियों के लिए, डायस्पोरा भी काम किया तो इसलिए कि जो उसमें एक कोहरा बना हुआ है, तरह-तरह के लोग बातें कर रहे हैं, अपने-अपने लाभ के लिए उसको कैसे हटाया जाए। तो बहुत से लोगों को मेरी बातें ठीक नहीं लगती, तो मैं कभी कहता भी नहीं कि आप मेरी बातें मानिए। मैं तो वो कहता हूँ जो मुझे ठीक लगता है। आप माने तो ठीक, न माने तो ठीक, लेकिन सही चीज़ कहने का साहस वो होना चाहिए, सर क्योंकि जो आपकी बात ज्ञान है, सुन के सर एक ज्ञान बात की मैं ज़रूरत है। आपसे कह सर मैं एक बात आपसे कहना चाहती हूँ। इतनी देर से बातचीत चल रही है और अभी जो आपने कहा कि मैं काम के लिए बना हूँ और मैं पद के लिए नहीं बना। अ, पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की मुझे याद आ गई इस बात से। मैं सच में बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप हमारे पटल पर आए, इतनी बातचीत की। सर चलते-चलते हमारे श्रोता, हमारे जो दर्शक हैं या हमारी युवा पीढ़ी है उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? अध्यापक का तो एक ही कहना होता है जो मुझसे अध्यापक कहते थे। मैं आपको एक बहुत रोचक प्रसंग है, जब मैं एमए कर चुका, तो उस समय ऑटोग्राफ लेने की एक परंपरा थी। विद्यार्थी अध्यापक के पास जाता था और वो उनसे कहता था, आप कुछ 2 शब्द लिख दीजिए, जो मेरे जीवन के लक्ष्य हों। सुमित्रानंदन पंत इलाहाबाद के थे। उन्होंने मुझे लिखा मेरी ऑटोग्राफ में, वृद्ध देश को दो नवयौवन। महादेवी वर्मा ने मेरी उस पे लिखा, हुए शूल अक्षत मुझे धूलि चंदन। और जो मेरे गुरु थे माता प्रसाद गुप्त, उन्होंने एक शब्द लिखा, पढ़ो। एक ही शब्द लिखा, पढ़ो। और मुझे आज वही याद है कि आगे कुछ करना है तो पढ़ो। सब कुछ लिखा गया है, तुमको पढ़ना होगा, कोई और नहीं पढ़ेगा। लेकिन पढ़ो वही जो उपयोगी तुम्हारे लिए हो, क्योंकि अनंत शास्त्रम बहुलाष्ट विद्या अल्पांश कालो बहुविघ्नताश्च यद सारभूतम तद ग्रहणीयम। अनंत शास्त्र हैं, अनंत विद्याएं हैं, सब तुम नहीं पढ़ सकते। जो तुम्हारे लिए उपयोगी है उसको तुम पढ़ो, और उसी को पढ़ो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, तुमको बहुत ज्ञान सुंदर। मिलेगा। बहुत सुंदर संदेश, हम भी बहुत कुछ सीख गए आज और हमारे दर्शक भी बहुत कुछ सीखे और ये पीढ़ी के लिए जो इतने प्यारे-प्यारे संदेश आए हैं, वो आने वाली पीढ़ी इस कार्यक्रम को ज़रूर देखेंगी और बहुत सीखेगी क्योंकि ये कार्यक्रम मैं अपने बेटे को भी दिखाऊँगी। बेटा मेरा 10वीं कक्षा में है और अभी से भविष्य बनने की के कगार पर है। तो मैं ये आपका ये कार्यक्रम ज़रूर दिखाऊँगी ताकि उन्हें भी कुछ मेरा जानकारी निवेदन प्राप्त। है, जी। निवेदन है भागभूषण जी से पूछना कि कुछ ठीक कहा कि नहीं कहा मैंने। जी, मेरे जी, मित्र हैं वो ज़रूर। सही बताएंगे, जी, मेरे मित्र हैं ज़रूर, सही। ज़रूर। ठीक जी, है। ज़रूर मैं पूछूँगी जी।
बहुत सुंदर संदेश आपने दिया है। बहुत सारे दर्शक लिख रहे हैं कि आपको सुनना बहुत मूल्यवान समय आज हमारा रहा है और अमूल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई आपके आने से और आपको सुनने से। ऐसे-ऐसे बहुत सारे संदेश हम तक पहुँचे हैं। तो मैं तमाम सुधी श्रोताओं का विशेष आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने इतने धैर्य से सर को सुना और हमारे कार्यक्रम की शोभा आप हमेशा बढ़ाते हैं। तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ और आदरणीय वर्मा सर, मैं चरण स्पर्श करती हूँ आपको और बहुत-बहुत आपका अभिवादन करती हूँ। आप हमारे पटल पर आए, इतनी प्यारी-प्यारी आपने बात की। कि आपने मुझे इस प्रतिष्ठित मंच पर कुछ कहने का, अपनी बात कहने का अवसर दिया। बहुत-बहुत धन्यवाद। सर बहुत धन्यवाद। आपका आशीर्वाद बना रहे हम सबके ऊपर और इसी तरह आप हमें कुछ न कुछ ज़रूर सिखाएँ और पूरी टीम की ओर से मैं आपका अभिवादन करती हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार सर। डॉक्टर वर्मा को अभी आप सुन रहे थे और अगली बार फिर किसी नए किरदार के साथ आपके समक्ष आऊँगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ज़रूर, नमस्कार। जय भारत। मिला।